Hello students, I am Kumar, English teacher, and I am going to send a video, chapter 4, class 9, in the kingdom of fools in हिंदी। तो आप बुक से पहले पढ़ सकते हैं इसे, और इसके बाद इस वीडियो को देखकर आप और ज़्यादा अच्छे से डीपली से समझ सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी बताने वाला हूँ। इन द किंगडम ऑफ फूल्स सीबीएसई क्लास 9 मोमेंट्स का चैप्टर है। हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पागलों को देखा ही होगा, और हम सब ये भी जानते हैं कि पागल लोग काफ़ी डेंजर होते हैं और आसानी से हर किसी के बस में नहीं आते। उन्हें आसानी से शांत नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो आसानी से पागलों को हैंडल कर सकते हैं। वो पढ़ेंगे। तो आज की कहानी में हम एक ऐसे किंगडम के बारे में पढ़ेंगे जहाँ के लोग तो मूर्ख हैं ही, यानी फूल तो हैं ही, साथ ही साथ उस राज्य के यानी किंगडम के राजा और मिनिस्टर्स यानी किंग और मिनिस्टर भी पूरी तरह से फूल यानी मूर्ख थे। इस राज्य के राजा को बाकी दूसरे राज्य के राजा के जैसे अपना राज्य यानी किंगडम को नहीं चलाना चाहते थे। वो कुछ अलग करना चाहते थे, और इसीलिए वो लोग ये डिसाइड किए कि रात को दिन माना जाएगा और दिन को रात, और सभी लोगों को ये रूल फॉलो करने के लिए बोल दिया गया। और ये भी कहा गया अब सभी लोग पूरी रात जगेगा, खेतों में भी रात में ही काम करेगा, और सोने के लिए तब जाएगा जब सूरज निकलने वाला हो। और जो भी लोग इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट के तौर पर डेथ यानी मृत्यु दे दी जाएगी। मरने के डर से सभी लोग वो रूल फॉलो करने लगे। राजा और मंत्री ये सब देख काफ़ी खुश हुआ कि उनका ये प्लान, ये रूल सब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एक दिन एक गुरु और उसके शिष्य यानी डिसाइपल्स उस गांव में आए। मौसम काफ़ी सुहाना था, सिटी भी काफ़ी सुंदर था, लेकिन कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि सारे लोग सो रहे होते हैं। एक चूहा तक नहीं दिख रहा था। वहाँ के जानवर को भी ऐसा इतनी अच्छी तरीके से ट्रेंड कर दिया गया था कि वो सब भी सो रहे होते हैं। ये सब देख वो दो अजनबी पूरा चौंक गए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। काफ़ी चकित होकर गांव में घूमते रहे शाम होने तक, और तभी पूरा सिटी जागता है और अपने अपने काम में लग जाता है। वो दो गुरु और डिसाइपल काफ़ी भूखे थे, और जैसे ही दुकानें खुली वो लोग खाने के सामान खरीदने लगे। वो लोग ये देख के भी हैरान रह गए कि सारी चीज़ों की प्राइस सेम है, एक डुडू में कुछ भी ले सकते हैं। उन लोगों ने राइस और बनाना 1 दर्जन लिए विथ अ सिंगल डुडू। जब वो खाना बना के खाए तो गुरु को ये एहसास रियलाइज्ड हुआ कि ये राज्य एक मूर्खों का राज्य है, यानी इट इज़ अ किंगडम ऑफ फूल्स। गुरु ने बोला कि हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जो शिष्य था वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यहाँ काफ़ी कुछ खाने को मिल रहा था, वो भी इतने कम प्राइस में। गुरु के काफ़ी कहने पर भी वो नहीं माना, और लास्टली गुरु वहाँ से अपने शिष्य को छोड़ के चले जाते हैं। डिसाइपल वहीं रुक के काफ़ी बनाना, घी, राइस, वीट खा के एक बुल यानी बैल की तरह पूरा मोटा हट्टा कट्टा हो गया, जैसे कोई सड़क के किनारे कोई बैल होता है। एक सुबह एक चोर एक अमीर मर्चेंट के घर दीवार में बड़ा सा होल करके घुस गया। लेकिन जब वो सामान लेके अपना चोरी का सामान लेके उसी होल से निकल रहा होता है तो वो दीवार कमज़ोर होने के कारण उसके सर के ऊपर ही गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तभी उसका भाई राजा के पास जाता है और कहता है, योर हाइनेस, माय लॉर्ड, मेरा भाई अपने पुराने काम को कर रहा था जो पुरखों से करते चले आ रहे थे।
मेरा भाई भी वही काम कर रहा था और तभी दीवार उसके सर पे गिर गया और मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। और इसके लिए ये मर्चेंट जिम्मेदार है, क्योंकि इस मर्चेंट को एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। अब आपको इस मर्चेंट को सज़ा देना होगा उसके इस अपराध गलती के लिए, और उस परिवार को न्याय दिलाना होगा उसे कंपनसेशन यानी कुछ भुगतान करके। तभी राजा कहता है न्याय जरूर मिलेगा, और राजा उस मर्चेंट को बुलाता है। मर्चेंट वहाँ पे आता है और राजा पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम वहीं थे जब इसका भाई मरा? वो मर्चेंट अपना नाम बताता है और कहता है कि यस माय लॉर्ड, मैं उस टाइम वहीं पे था जब वो दीवार को तोड़ के अंदर आया और दीवार कमज़ोर होने के कारण उस पर गिर गया और वो मर गया। तभी राजा बोलता है कि तुम इस आदमी के भाई के कातिल हो और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तभी वो मर्चेंट कहता है कि राजा से कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने ये दीवार नहीं बनाई है, अगर पनिश ही करना है तो उसे पनिश करिए जिसने ये दीवार बनाई थी। राजा पूछते हैं कौन था वो? मर्चेंट कहता है वो आदमी अब बूढ़ा हो चुका है जो पास में ही रहता है। राजा अपने मैसेंजर को बोलता है उस ओल्ड मैन को लाने के लिए, यानी ब्रिक लेयर को लाने के लिए जिसने ये दीवार बनाई थी। जब वो ओल्ड मैन आता है, राजा बोलते हैं कि तुमने ही इस दीवार को बनाया था? वो ओल्ड मैन बोलता है यस माय लॉर्ड। राजा कहते हैं कि तुमने किस प्रकार का दीवार बनाया था जो गिर गया और एक आदमी मर गया? तुमने ही उस आदमी को मारा है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तभी वो ओल्ड मैन राजा से कहता है मेरी एक बात सुन लीजिए इससे पहले कि आप मुझे सज़ा सुनाएं। हाँ, ये सही है कि मैंने ये दीवार अच्छे से नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था, दीवार बनाने में नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि एक डांसिंग गर्ल उस दिन लगातार उस गली में आ और जा रही होती है और मेरी नज़र वहाँ से नहीं हट रही थी। आपको उसे पनिश करना चाहिए जिसने मेरा माइंड डाइवर्ट किया, और मुझे पता है वो कहाँ रहती है। राजा उस डांसिंग गर्ल को भी बुला लेते हैं जो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। राजा सारी बात उस बूढ़ी औरत से कहते हैं और पनिश करने की बात भी कहते हैं, जिसे सुन वो बूढ़ी औरत ये कहती है कि हाँ, मुझे अच्छे से ये ब्रिकलेयर याद है जो मुझे देख रहा था, लेकिन मुझे ये भी अच्छे से याद है कि मैं उस स्ट्रीट में क्यों बार बार आ और जा रही थी, क्योंकि मैंने गोल्ड स्मिथ सोनार को सोने गोल्ड दिए थे ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन वो काफ़ी आलसी था, मुझे काफ़ी बहाने बोल रहा था और कुछ देर बाद देने के लिए बोल रहा था, जिसकी वजह से मैं बार बार उस गली में आ और जा रही थी। पनिश करना है तो उस गोल्ड स्मिथ को कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती उस गोल्ड स्मिथ की है। सारी बात सुन राजा सोचा कि हाँ, ये लेडी भी सही बोल रही है, और फाइनली में रियल मुजरिम गुनहगार मिल ही गया। वो गोल्ड स्मिथ अपने नाम सुनकर डर के मारे अपने ही दुकान के एक कोने में छिप गया, लेकिन जब वो राजा के पास गया तो उसे भी अपनी बात रखनी ही थी, और कहता है कि माय लॉर्ड, ये सही बात है कि मैंने ही उस डांसर को कई बार आने के लिए बोला था, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया था, क्योंकि मेरे पास एक रिच मर्चेंट की ज्वेलरी बनानी थी जिसके घर शादी था और वो लोग इंतज़ार नहीं कर सकते थे। राजा कहता है कौन था वो रिच मर्चेंट जिसकी वजह से तुम इस पुअर वोमेन की ज्वेलरी नहीं बना पाए और इसे आने और जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से वो ब्रिक लेयर अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो दीवार एक इनोसेंट मैन पे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। नाम बताओ उस रिच मर्चेंट का। गोल्ड स्मिथ उसका नाम बताता है और वो और कोई नहीं उस घर का ओरिजिनल ओनर होता है जिसका दीवार गिर जाता है। अब
घूम फिर के वो बात वापस उस पे ही आ जाती है। वो रोते हुए किंग से कहता है कि वो ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर मेरे फादर ने दिया था, लेकिन अब वो मर चुके हैं। मैं निर्दोष हूँ, इनोसेंट हूँ। राजा अपने मंत्री मिनिस्टर से बात करता है कि ये तो सही बात है कि उसके फादर मर्डरर थे, लेकिन वो तो मर चुके हैं, लेकिन किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए उनके जगह पर। तो राजा कहते हैं कि तुम्हारे फादर के गुनाहों की सज़ा अब तुम्हें ही मिलेगा। तुम ही जड़ हो इन सब क्राइम का, तुम्हें मरना होगा। राजा एक नया स्टेक बनाने के लिए कहते हैं, उसे सज़ा देने के लिए। जब स्टेक बन जाता है तो ये मालूम होता है कि जिस आदमी को सज़ा देना है वो काफ़ी पतला है और उसे अच्छे से इस स्टेक में बलि नहीं दे सकेंगे। इस स्टेक के लिए एक फैट व्यक्ति का होना जरूरी है। राजा अब सोचता है कि क्या करे। काफ़ी सोचने के बाद राजा के दिमाग में एकदम से ये बात आती है कि उन्हें तो बस एक मोटा व्यक्ति चाहिए जो इस स्टेक में फिट हो जाए। और तभी अपने नौकरों को एक मोटे आदमी को ढूंढने के लिए कहा जाता है। तभी नौकरों की नज़र उस डिसाइपल पे पड़ती है जो काफ़ी मोटा था। पूरा महीना बनानास, राइस, घी एंड वीट खा के वो लोग उसे उठा के ले जाने लगते हैं। वो डिसाइपल कहता है, मैंने क्या किया, मैं एक सन्यासी हूँ। वो चिल्लाया। सर्वेंट बोलता है, शायद ही ये सच हो, लेकिन ये आदेश है राजा का कि एक मोटे आदमी को लाया जाए बलि देने के लिए। डिसाइपल को अपने गुरु के वर्ड्स याद आते हैं जब वो एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा होता है। अपने गुरु को दिल से याद करता है और मदद के लिए पुकारता है। गुरु काफ़ी ज्ञानी थे, भूत और भविष्य देखने की ताकत थी उनमें। वो सारी चीज़ साफ देख रहे होते हैं जो उनके डिसाइपल के साथ हो रहा होता है। गुरु अपने पावर से तुरंत ही अपने डिसाइपल के पास पहुंचते हैं और अपने डिसाइपल से बहस करने लगते हैं और धीरे से कुछ बोलते हैं। फिर वो यानी गुरु राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, हे महान राजा, ये बताओ कि बड़ा कौन है, गुरु या उसके चेले? राजा कहता है, ऑफ कोर्स गुरु, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? गुरु कहते हैं कि तब आप मुझे पहले इस स्टेक में डालिए और मेरे डिसाइपल को मेरे बाद बलि दीजिएगा। ये सब सुन डिसाइपल सब कुछ समझ गया और चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, मुझे पहले मारो। और तभी गुरु और डिसाइपल की लड़ाई होने लगती है। राजा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। तब वो गुरु को पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई सीक्रेट बात है? एक वाइज राजा होने के कारण आपको मुझे बताना होगा। गुरु बोलते हैं कि अगर मैं बता दूं तो क्या आप ये मुझसे वादा करते हैं कि आप मेरी बलि पहले देंगे? राजा हाँ कर देता है। तब गुरु कहते हैं कि मैं सारी दुनिया घूमा, लेकिन इस जगह और यहाँ के राजा जैसा कोई और नहीं देखा। वो जो स्टेक है वो भगवान के न्याय करने की जगह वाला स्टेक है, और जो भी इस स्टेक पे पहले मरेगा वो इस कंट्री का राजा बनेगा, और जो इसके बाद मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। चलिए अब आप अपना वादा निभाइए और मुझे फर्स्ट में एग्जीक्यूट करिए। अब राजा काफ़ी गहरी सोच में डूब जाता है। वो अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहता था कि उसके अलावा कोई और वहाँ रूल करे। तो वो ये आदेश देता है कि एग्जीक्यूशन आज नहीं नेक्स्ट डे होगा, और मिनिस्टर से चुपके से सारी बात करता है कि ये अच्छी बात नहीं कि अपना राज्य किसी और को रूल करने के लिए दे दे, यानी यही अच्छा होगा कि हम लोग ही स्टेक पे बलि चढ़ जाए और जिससे कि दोबारा जन्म लेके किंग और मिनिस्टर बने। मिनिस्टर भी बात को मान जाता है क्योंकि राजा कहता है साधु संत लोग कभी झूठ नहीं बोलते। राजा अपने बलि देने वाले लोगों को कहता है,
आज रात मैं 2 क्रिमिनल को भेजूंगा, दोनों की बलि दे देना, जो पहले आएगा उसकी, फिर बाद में दूसरी की भी। कोई गलती मत करना, ये मेरा आदेश है। उस रात किंग और मिनिस्टर चुपके से गुरु और डिसाइपल को छोड़ देते हैं और उन दोनों की जगह किंग और मिनिस्टर गुरु और डिसाइपल बन के जाते हैं, जहां दोनों की बलि दी जाती है। जब बॉडी को चील और कौवों को खाने के लिए फेंकी जाती है तो लोग राजा और मिनिस्टर के बॉडी को पाते हैं। सारा शहर कंफ्यूजन में पड़ जाता है। सारी रात वो लोग दुख सुख मना रहे होते हैं और ये सोच रहे हैं कि उनका राजा अब कौन होगा। कुछ लोग अचानक सोचे कि गुरु जी और डिसाइपल ही उनका राजा और मिनिस्टर बनेगा। लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया जब वो सिटी को छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। लोगों ने कहा, हमें एक राजा की ज़रूरत है, और सभी लोग गुरु के आगे गिराने लगे कि वो उनका राजा बन जाए। डिसाइपल तो आसानी से मान जाता है मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन गुरुजी काफ़ी कोशिश करने के बाद मान जाते हैं, वो भी ये शर्त यानी कंडीशन पे कि वो पुराने सारे लॉज नियम को चेंज कर देंगे। फिर क्या था, वापस से रात को रात और दिन को दिन माना जाने लगा, और एक डूडू के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और वो जगह भी बाकी दूसरे जगहों जैसा ही हो गया। सो स्टूडेंट, ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की। आई होप आप लोगों को पसंद आने के साथ साथ समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू।